दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार नाम सुनते ही हर किसी की एक उत्सुकता बढ़ जाती है कि हमको अंडमान निकोबार का एक ट्रिप तो जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमको अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है, अंडमान निकोबार के लिए हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, अंडमान निकोबार में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, अंडमान निकोबार आखिर फ्लाइट से जाया जाए या फिर हमको जहाज के माध्यम से यानी कि क्रूज के माध्यम से जाना चाहिए, अंडमान निकोबार में हमको लोकल ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटी है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अंडमान निकोबार में कौन कौन से स्थान पे हमको घूमना चाहिए जिससे हम एक परफेक्ट प्लानिंग और साथ ही साथ पूरा मनोरंजन के साथ हम अंडमान निकोबार की यात्रा कर सकें। तो बने रहिए दोस्तों मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा जिससे आपको अंडमान निकोबार यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और आपका खर्चा भी कम से कम मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के सभी प्रश्नों के आपके जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। सबसे पहली बात करते हैं कि हमको अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है। दोस्तों अंडमान निकोबार पहुंचने के लिए कोई भी रोड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है जिसमें आपको या तो शिप के माध्यम से जाना पड़ेगा या फिर आपको एरोप्लेन के माध्यम से जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमको जो फ्लाइट लेनी है या फिर जो हमको जहाज लेना है वो कहाँ से लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं दोनों पहलू पे बात करूंगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट से जाने के लिए आपके पास जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका कलकत्ता, ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बात है कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इस प्रकार आ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप शिप से आना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो उसी दिन 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप शिप लेते हैं तो आपको 2 से 3 दिन केवल शिप में ही लग जाएगा और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कुछ ज्यादा कम आपको देखने को नहीं मिलेगा, लगभग आपको कॉस्ट उतना ही पड़ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप शिप से जाना चाहते हैं तो आप चेन्नई से शिप ले सकते हैं या फिर कलकत्ता से भी ले सकते हैं, लेकिन जो शिप में समय लगेगा वो 2 से 3 दिन लग जाता है अंडमान पहुंचते। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप फ्लाइट ही लीजिए, क्योंकि शिप वाला झंझट काफी ज्यादा टाइम टेकिंग भी है और कुछ खास पैसे आपके बचेंगे नहीं। तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप जहाज के माध्यम से यानी कि क्रूज के माध्यम से जा सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं कि हमको अंडमान निकोबार में पहुंचकर उसके बाद क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहली बात हम करते हैं, अंडमान में एक स्थान है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान की कैपिटल भी मानी जाती है। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में ही आपको फ्लाइट वाला ड्रॉप करेगा और उस पोर्ट ब्लेयर के आसपास आप चाहे तो अपने होटल ले सकते हैं या नहीं तो चाहे आप अंडमान की जो मेन शहर है वहां भी आप अपने होटल ले सकते हैं। अगर मैं पोर्ट ब्लेयर के आसपास की बात करूं कि अगर आप वहां होटल लेना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, 2500 3000 से लेकर 4000 5000 तक के होटल आपको मिलेंगे। और वही अगर मैं बात करूं अंडमान से 4 से 5 किलोमीटर आप आ जाइए शहर में, जहां पे ये सेलुलर जेल ये सारी चीजें हैं, तो इन जगह पे आपको होटल जो मिलेंगे वो आपको 1500 से 2000 में मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये सुझाव दूंगा कि आप पोर्ट ब्लेयर के पास ही रुकिए। अब बात करते हैं कि आखिर मैं इतने महंगे होटल में रुकने के लिए क्यों आपको सजेशन दे रहा हूँ। अगर आप पोर्ट ब्लेयर के पास रुकते हैं तो आपके पास 2 फायदा होगा। पहला फायदा तो ये कि आपका जो वापसी की एयरपोर्ट रहेगी वो आपकी अपने होटल से काफी नजदीक पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर और आपकी जो आसपास के होटल रहेंगे मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस 10 से 15 मिनट का रास्ता रहेगा। तो आप चाहें तो वहां होटल ले सकते हैं। और दूसरे फायदे की बात करूं तो वो है कि आप 2 आइलैंड में तो जरूर घूमने जाएंगे जो कि अक्सर टूरिस्ट जाते हैं, जिसका नाम है एक तो हैवलॉक आइलैंड और दूसरा है आपका नील आइलैंड। तो वहां से आपको जो फेरी करनी है वो आपको पोर्ट ब्लेयर से ही मिलेगी, जिसका नाम है मेरीना चट्टी। अब बात करते हैं कि ये फेरी क्या है और ये मेरीना चट्टी क्या है। देखिए फेरी वो है जो कि एक जहाज है और वही जहाज आपको अंडमान से लेके हैवलॉक तक लेके जाएगा और आपको नील आइलैंड तक लेके जाएगा। तो फेरी वहां पे एक प्रकार से कह सकते हैं जहाज को बोला जाता है, क्रूज को बोला जाता है, जो कि छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा नाम लिया था मेरीना चट्टी। मेरीना चट्टी वो स्थान है जहां से आपको इस फेरी की टिकट लेनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपको फेरी की टिकट लेनी है यानी कि जहाज की जो टिकट लेनी है वो आपको 2 प्रकार से मिलती है। एक मिलती है गवर्नमेंट की जो शिप होती है वो, और दूसरा आपको मिलता है प्राइवेट की शिप होती है वो। प्राइवेट की शिप अगर आप लेते हैं तो आपको रेट 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और वही अगर मैं बात करूं कि आप गवर्नमेंट की फेरी लेते हैं जो कि आपका पोर्ट ब्लेयर था, वहां से थोड़ी दूरी पे यानी कि एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पे आपका एक बना हुआ है मेरीना चट्टी, और उसी मेरीना चट्टी में एक काउंटर बना हुआ है, एक एकल खिड़की है, वहां जाइए, वहां से आप अपने फेरी की टिकट निकलवाइए और आप हैवलॉक और नील आइलैंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो रेट होता है वो काफी कम होता है, लगभग आपका 300 से 400 रुपए चार्ज किया जाता है जाने और आने का, यानी कि राउंड ट्रिप का। तो अगर आप प्राइवेट शिप लेते हैं तो उनका कॉस्ट 2000 से 2500 रुपए होता है केवल और केवल हैवलॉक जाने के लिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली हमको गवर्नमेंट फेरी से ही जाना है ताकि हमारा बजट कम से कम बने। अब यहाँ पे एक चीज और बताने वाली बात यह है कि जो आप गवर्नमेंट फेरी लेंगे
उसका आप 2 से 3 दिन पहले ही बुकिंग करा लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचे यानी कि अंडमान पहुंचे, उसी दिन आप अपनी टिकट निकलवा लीजिए परसों की, ताकि आप 2 दिन अंडमान में घूमने, क्योंकि अंडमान में भी कुछ जगह है घूमने के लिए, वहां भी आपको समय देना है। वो सब घूमने के बाद आपकी जो भी परसों की अपॉइंटमेंट रहेगी, जिस भी टाइम पे रहेगी, उस टाइम पे आप वापस मरीना चट्टी स्थान पर जाइए, वहां से अपनी फेरी पकड़िए और आप हैवलॉक आइलैंड के लिए प्रस्थान कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट शिप के टिकट के लिए काफी ज्यादा होड़ होती है, इसलिए आपको इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको डे 1 पर यानी कि जिस दिन आप अंडमान पहुंचे उसके बाद आपको कहां-कहां घूमना है और हमको क्या-क्या चीजें देखनी है। सबसे पहली बात करते हैं कि आप होटल में फ्रेश हो जाइए और उसके बाद आपको घूमना है। एक तो है सेल्युलर जेल, जो कि सबसे प्रसिद्ध वहां का जेल माना जाता है, जो कि ब्रिटिशर्स के समय पे काले पानी की सजा इसी जेल के अंदर दी जाती थी। तो ये आप सेल्युलर जेल जरूर जाइएगा। 200 रुपए यहाँ की एंट्री फीस होती है और यहाँ पे आपको नाइट शो भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप नाइट शो में जाना चाहते हैं सेल्युलर जेल में, तो अवश्य जाइएगा। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा कि आखिर जो ब्रिटिशर्स थे वो किस तरीके से प्रताड़ना करते थे हमारे देशवासियों को। तो आप सेल्युलर जेल जाइए, वहां समय बिताइए और आप वहां के म्यूजियम में भी घूम सकते हैं। वहां पे अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ शीशल लेना चाहते हैं, तो शीशल भी ले सकते हैं। और डे 1 पे आप अपने होटल पे चले जाइए, उस दिन आप रेस्ट करिए। दूसरे दिन उठिए और सबसे पहले आपको जाना है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड एक छोटा सा टापू है जहाँ पे आपको वहाँ की नेचर, वहाँ की ब्यूटीज, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वहाँ 1-2 बीचेस भी हैं जो कि फेमस बीच है, तो वहाँ पे भी आप जाके वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। रॉस आइलैंड जाने के लिए जो आपको जहाज लेनी पड़ेगी, वो आपको एबरडन जेट्टी के पास जाना पड़ेगा। एबरडन जेट्टी दोस्तों वो स्थान है जहाँ से आपको रॉस आइलैंड के लिए शिप मिलती है। तो वहां जाइए, वहां से आप रॉस आइलैंड की शिप की टिकट निकलवाइए। टिकट का कॉस्ट लगभग दोस्तों आपका 600 से 700 रुपए पड़ता है एक व्यक्ति का जाने का और वापस आने का, जिसमें आपके और भी कुछ एंट्री फीस शामिल रहते हैं। तो आप वहां से रॉस आइलैंड जाइए, वहां कुछ समय व्यतीत करिए, 3 से 4 घंटा आपको लगेंगे। वहां फोटो शूट करिए, वीडियोग्राफी करिए। और भी अगर आप कुछ चीजें घूमना चाहते हैं, वहां पे अंडमान में और भी 3-4 बीचेस हैं, तो उन जगहों पे भी आप जाके वहां के नारियल पानी का स्वाद लीजिए, वहां के वादियों का लुत्फ उठाइए और आप अगले दिन प्रस्थान कीजिए, यानी कि डे नंबर 3 पे हैवलॉक आइलैंड कीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको हैवलॉक आइलैंड के लिए कैसे कैसे आपको शिप लेनी है, वो सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं कि हैवलॉक आइलैंड में हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और हमको हैवलॉक आइलैंड घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों आपको जैसे कि मैंने बताया, मरीना चट्टी से आपको जहाज लेनी है, शिप लेनी है और आपको पहुंचना है हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड में दोस्तों आप 1 नाइट और 2 डे का स्टे बनाइए। अब बात करते हैं कि हैवलॉक आइलैंड में हमको कौन से स्थान पे रुकना चाहिए। तो हैवलॉक आइलैंड में जो सबसे फेमस और सबसे नीट एंड क्लीन जो बीच है, वो है आपका राधानगर बीच। दोस्तों राधानगर बीच के पास आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट आपको 2200 से स्टार्ट होकर आपका 3000-4000 रुपए तक इसके होटल के कॉस्ट होते हैं एक दिन का। तो आप वहां राधानगर बीच के आसपास अपना स्टे बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों कि हमको हैवलॉक आइलैंड में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और क्या क्या चीजें हमको करनी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये कि राधानगर बीच आप जाइए, वहां पे आपको काफी शानदार एक साफ सुथरा बीच देखने को मिलेगा। ये भी कहा जाता है कि एशिया का सबसे ब्यूटीफुल बीच हमारा हैवलॉक का राधानगर बीच ही है। तो यहाँ जाइए, यहाँ की नेचर, यहाँ की ब्यूटियों का आप आनंद उठाइए। काफी यहाँ पे शानदार दृश्य हो जाता है अगर आप हैवलॉक आइलैंड जाते हैं तो। और इसी के साथ साथ आपको दूसरे बीच जाना है जिसका नाम है काला पत्थर बीच। दोस्तों काला पत्थर बीच भी काफी फेमस बीच है हैवलॉक का, तो वहां भी आप जाइए, वहां भी कुछ समय स्पेंड कीजिए। और एक और फेमस बीच है हैवलॉक का जिसका नाम है एलिफेंटा बीच। दोस्तों एलिफेंटा बीच में आपको वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे, तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि वाटर राइडिंग, स्कूबा, पैराग्लाइडिंग और भी बहुत सारी चीजें हैवलॉक आइलैंड में देखते हैं। और दोस्तों बात करूं अगर मैं कि आपको अंडमान निकोबार आने के लिए जो बेस्ट सीजन है वो कौन सा है, तो मेरे हिसाब से मानसून को छोड़कर पूरे समय ये अंडमान निकोबार जाया जा सकता है। क्योंकि अंडमान निकोबार में मानसून के समय पे अगर आप जाएंगे तो बीच में एक टापू है और अगर बारिश ज्यादा पैमाने पर हो गई तो फिर आपको आनंद नहीं आएगा किसी भी बीच का, क्योंकि बीच की वेव इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि ना तो आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं और ना ही आप हैवलॉक या फिर नील आइलैंड जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से समर या फिर विंटर का समय दोनों ही अच्छा है अगर आप जाना चाहते हैं अंडमान निकोबार। तो दोस्तों ये मेन प्लेसेस थे जहां आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बीच हैं जिसमें से लॉन्ग आइलैंड और डिग्लीपुर, इन सारे स्थान पर भी जाके घूम सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार में जितने ज्यादा दिन का स्टे करेंगे उतना ही खर्चा आपका डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। तो आपके पास अगर समय है तो फिर आप लॉन्ग आइलैंड और डिग्लीपुर और भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं वहां भी आप जा सकते हैं अगर आप हफ्ते दिन का प्लान कर रहे हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको अंडमान निकोबार घूमने के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी कॉस्ट मैं बता रहा हूँ इस कॉस्ट में आपके मैं फ्लाइट की टिकट को ऐड कर रहा हूँ। अंडमान निकोबार में आपके खाने पीने की क्या कॉस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। अंडमान निकोबार में स्कूटी का कॉस्ट, अंडमान निकोबार में आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट यानी कि जो भी आप शिप से आवागमन करेंगे उसके कॉस्ट को अगर जोड़ा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली मान के चलिए कि अगर आप कम से कम खर्चा करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का जो कॉस्ट है वो आपका 20 से 25,000 रुपए डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। क्योंकि इसमें मैंने आपके फ्लाइट की टिकट को भी ऐड किया है। तो आप जिस भी शहर से अंडमान आएंगे तो मान के चलिए 10 से 12,000 रुपए तो आपका फ्लाइट का आने और जाने का ही खर्चा लग जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कह देना चाहिए कि
अंडमान निकोबार अगर आप 2 लोगों का कॉस्ट बताया जाए तो लगभग 50,000 रुपए में आप आराम से अंडमान निकोबार को पूरा घूम लेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा अंडमान निकोबार का एक परफेक्ट। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।